टॉपिक रह गया आपका लेबलिंग। आवाज सही आ रही है आप लोगों को? जी सर, सही आ रही है। जी सर। तो दो टॉपिक बचे हैं आपके। नंबर 1 एक तो लेबलिंग बचा है और एक बचा है आपका कौन सा, ये बचा है आपका प्लेन टेबल। तो ये दो टॉपिक हमें खत्म करने हैं। बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भेज दिए दिए गए हैं आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, उनको पढ़िए। ठीक है। आई थिंक आप कंपास सर्वे के, चेन सर्वे के और जनरल आपका बेसिक सर्वे से क्वेश्चन तो कर पा रहे होंगे। लेबलिंग के भी कुछ बच्चे कर रहे होंगे जो खुद से पढ़ रहे होंगे, उन्होंने लेबलिंग क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। ठीक। अब जो स्टार्ट करते हैं हम लोग नया टॉपिक, जो बस हमारा टॉपिक जो चल रहा है, जो बचा हुआ है, उन पे फोकस करते हैं। एक सेकंड। चलिए, तो टॉपिक का है आपका लेबलिंग, उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में तल्लेछड़। ठीक है। ये टॉपिक बचा है आपका, एक बचा है प्लेन टेबल से। तो इन टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये टॉपिक लेबलिंग क्या होती है, इसको कैसे करते हैं, क्या नहीं करना होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो लेबलिंग क्या है आपकी, बेसिकली एक कला होती है। ठीक है। किस प्रकार की कला होती है ये, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के धरातल पर स्थित, धरातल का यानी कि जो बेस पर है, धरातल पे या बेस पर स्थित कोई भी बिंदु है, ठीक है, और उनकी आपस में तो क्या रिलेटिव हाइट है। सपोज दैट कि अगर आप यहाँ पर है, ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है, ये पृथ्वी के धरातल पे यानी पृथ्वी की सतह पे क्या है, लेवल सरफेस पे क्या है, पॉइंट। इशू हुआ था, कनेक्शन एरर आया। चलिए, हाँ, लेबलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तलछड़, तलछड़ में हम लोग करना क्या होता है, देखो सबसे पहले बात तो आती है कि तलछड़ यानी लेवलिंग क्यों करनी है। आपने बहुत सुना होगा कि भाई ये खेत, कोई आपने गांव के खेत वगैरह देखेंगे तो आप जनरली बोल देते हैं चलते चलते कि यार ये जगह लेवल नहीं है, ये जगह जो है प्लेन नहीं है, समतल जगह नहीं है ये। तो वो क्या आता है, ये एक तरीके के आपने देखे हुए होंगे कि ट्रैक्टर्स वगैरह में आपकी चीजें लगी हुई होती है। ठीक है। काफी चीजें, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें चीजें लगी रहती है। कोई जगह हमें लेवल करनी है तो आपने देखे होंगे कि इंस्ट्रूमेंट की वो जगह लेवल कर देते हैं, यानी कि ये चारों पॉइंट से जगह को देखोगे तो आपको जगह कैसी दिखेगी, वो लेवल सरफेस दिखेगा आपका। तो उसी बेस पर अगर हम समझने की कोशिश करें, सपोज दैट कि एक ये पृथ्वी की सतह पर है, धरातल पर ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये दो पॉइंट है। अगर आपके इस पॉइंट को अगर देखते हैं हम लोग, तो इनमें क्या हो रहा है आपका, ये एक पॉइंट यहाँ रखा है, एक पॉइंट यहाँ रखा है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये दोनों पॉइंट क्या हो आपके, एकदम एक दूसरे के क्या हो, समतल हो, यानी लेवल हो, है ना। तो इसी चीज को, कला को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम चेक करते हैं इनकी रिलेटिव हाइट किसी एक के रेस्पेक्ट में। यानी एक सी पॉइंट है, यहां से मैं खड़ा होकर देखूंगा तो यहां से भी इसकी हाइट होनी चाहिए बराबर, और यहां से भी इसकी हाइट होनी चाहिए बराबर। अगर इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट की हाइट यानी कि रिलेटिव हाइट क्या बोला जाता है उसको, ये बोला जाता है आपका रिलेटिव हाइट। अब बोलोगे सर रिलेटिव हाइट क्या होता है, रिलेटिव हाइट का मतलब होता है जब, यानी कि सापेक्ष ऊंचाई है। सापेक्ष ऊंचाई का मतलब क्या होता है कि इसके रेस्पेक्ट में एक ऊंचाई। अगर मैं बात करूं कि सिर्फ ए की लंबाई, ए अपने आप में अगर अकेला है तो उसकी ऊंचाई है, लेकिन अगर किसी के दूसरे की रेस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे, जैसे बात करने लगो कि आपका अपूर्व साखिया और शिवम कुमार की हाइट कितनी है, तो अपूर्व साखिया की अपनी खुद की हाइट कितनी है, 5 फुट
7 6 इंच या 5.5 फुट, ठीक है। शिवम कुमार की हाइट 5 फुट 8 इंच अपने आप में। लेकिन अगर बात करूंगा दोनों की एक दूसरे कंपैरिजन में हाइट बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि शिवम कुमार और अपुरुष आखिया में दोनों में कितना का अंतर है, 2 इंच की हाइट का अंतर है। तो ऐसे ही इसी चीज को क्या बोला था, अब मैंने क्या कर दिया, रिलेटिव बता दी, आप दूसरे को दोनों से कंपेयर करके बता दिया, और अकेले की ऊंचाई तो आपकी है ही, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव हाइट। तो अब ये हो गया तलक्षण की अगर परिभाषा की बात हम लोग करें, तलक्षण की परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा कैसे समझोगे, परिभाषा होगी कि आपकी तलक्षण लेवलिंग एक प्रकार की कला होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, पृथ्वी के धरातल पर जितने भी स्थिर विभिन्न बिंदु होते हैं, ठीक है, ये अगर हम लिख लें, देखो नोट्स आपको सब मिल चुके हैं, आप लोग उनको पढ़ते रहिए, बस मैं पॉइंट्स आपको मोटे मोटे जो पॉइंट्स है वो समझा देता हूँ जहां आप लोग फंस सकते हो। तो लेबलिंग एक ऐसी कला है जिससे पृथ्वी के धरातल पर स्थित विभिन्न बिंदुओं या लक्षणों की रिलेटिव हाइट को बोलते हैं सापेक्ष ऊंचाई। सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात की जाती। ये तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है ना लेबलिंग की। लेबलिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया, जो भी चीजें होंगी हमें उसको क्या करना है, लेवल इस तरीके से करना होता है कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट में वो कितना ऊंचाई पर है कितना नीचाई पर है, ठीक है। अपने आप में तो वो चीज है ही, लेकिन एक दूसरे की रेस्पेक्ट में अगर वो चीज है एक ही हाइट पर होगा तो वो जगह कैसी हो जाएगी, आपकी लेवल जगह हो जाएगी, ठीक है। इसी को चीज को देखते हुए इसमें क्या आते हैं, बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे लेवलिंग के अंदर, उन टर्म्स हमको देखना है और टर्म्स क्या क्या होती हैं उनको हमें समझना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हेडिंग हो जाएगी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन लेवल, ठीक है। तलक्षण में काम आने वाले महत्वपूर्ण पद, ठीक है। नंबर 1 आएगा आपका, पहला आता है लेवल सरफेस। लेवल सरफेस समतल सतह, ठीक है। अब समतल सतह क्या होती है, लेवल सरफेस क्या होता है, कोई भी सतह जो पृथ्वी की मध्य यानी मीन सतह के पैरेलल समांतर होती है, ठीक है। यानी अगर आप बात करते हैं कि ये पृथ्वी की एक शेप है ना, तो अगर इसके बिल्कुल क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के यानी मीन से एकदम पैरेलल समांतर होती है, जैसी जैसी पृथ्वी की सतह होगी, देखो अगर हम छोटा सा हिस्सा लें, ये एक छोटा सा हिस्सा ले लिया आपने इतना सा, तो लेवल सरफेस क्या होगी, जो वो सरफेस इसके बिल्कुल पैरेलल होगी यानी समांतर होगी। अगर इसके बिल्कुल समांतर है वो जगह तो क्या हो गया, वो बिल्कुल लेवल हो गया है। बिल्कुल कैसा हो गया, बिल्कुल लेवल सरफेस है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल ही लेवल सरफेस कहलाती है आपकी। और इसमें एक और चीज देखी जाती है कि इसमें आपको अगर ध्यान से दें तो पृथ्वी का आपका देखेंगे कैसा बनता है, कर्ड सरफेस बनता है। कैसा बनता है, ये कर्ड बनना है ना आपका, चाप टाइप का। लेकिन अगर उसका छोटा सा हिस्सा लोगे तो वो क्या लगेगा आपको, एकदम सीधा लगेगा, है ना। क्योंकि अगर जैसे आप अभी आप धरती के अंदर हो तो आपको चीजें क्या दिखती हैं, हॉरिजॉन्टल दिखती हैं, वर्टिकल दिखती हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में अगर इसको बड़ा करके देखोगे तो हम लोग क्या है, हम लोग एक चाप फॉर्म में यानी कि कर्व सरफेस में, वक्र सरफेस में हम लोग रहते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो वही चीज अगर आप ध्यान से सोचो कि हाँ भी हम किस में चीजों में जाते हैं, या तो दो प्रकार के होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, या फिर आपका वर्टिकल सरफेस।
जो हमें सिर्फ कहाँ दिखता है, एक छोटे से एरिया को देखने में समझ में आता है। लेकिन जब पृथ्वी को पूरी गोलाई के साथ देखोगे तो उसमें क्या दिखेगा आपको, दो तरीके की चीज समझ में आएंगी। पृथ्वी आपकी प्लेन या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, उसका सरफेस, बाहर का सरफेस कैसा है उसका, वो क्या है, उसका आपका कर्व्ड सरफेस है ना। इसीलिए हमारा जो सरफेस होता है, जो भी कर्व्ड सरफेस होता है, उसी को एक्चुअल में, रियल में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपना प्लेन सरफेस बोल देते हैं, बिल्कुल लेवल सरफेस बोल देते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल की अगर हम बात करें, तालाब का जो पानी होता है, जो स्थिर पानी होता है, अगर पानी में मूवमेंट है तब तो नहीं, लेकिन अगर वो स्थिर मूवमेंट है, स्थिर यानी रुका हुआ पानी है, तो वो तालाब के अंदर जो रुका पानी होता है, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है किसका, लेवल सरफेस का। ठीक है, लेवल सरफेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा होगा, आपका तालाब। उसके बाद अगली हेडिंग आती है आपकी लेवल लाइन। समतल रेखा। अब समतल रेखा क्या होती है, लेवल सरफेस में स्थित कोई भी लाइन, अगर आपकी कोई ये लेवल सरफेस है, मान लो ये अर्थ हो गया, ठीक है, इससे ये लाइन गुजरी कोई एक, ये तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपकी लेवल सरफेस। ठीक, इससे कोई भी अगर लाइन गुजरती है ये, ठीक है, समझ में आ रही है, कोई भी एक लाइन गुजरी, दैट इज योर लेवल लाइन, वो क्या कहलाएगी, आपकी लेवल लाइन कहलाएगी। समझ में बात आ गई। उसके बाद इस किसी बिंदु पर, उस बिंदु के प्लम्ब लाइन, यानी अगर इससे एक लाइन एक हॉरिजॉन्टल खींच दें ऐसे नीचे की तरफ, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन क्या हो जाती है, आपकी प्लम्ब लाइन। क्या कहलाती है आपकी, ये आलम्ब रेखा या फिर आपकी प्लम्ब लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है ये, प्लम्ब लाइन। ये क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर गई है, बिल्कुल ही लेवल सरफेस के। ठीक है, और लेवल सरफेस क्या बताया मैंने आपका, जो अर्थ का कर्व सरफेस होता है वही आपका लेवल सरफेस होता है, इससे जो लाइन गुजर जाए वो लेवल लाइन हो गई आपकी। ठीक है, और अगर इसी बिंदु से कोई भी, बेटा ये नेट का इशू होता है, अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही होती है तो ये थोड़ा नेट का होता है, तो मेरी साइड से या फिर आपकी साइड से। ठीक है, ऐसे में कुछ मत करा करो, ये वीडियो में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा ग्रुप में, तब वहां देख लेना, है ना। तो ये लेवल लाइन हो गई आपकी, और इसी एक बिंदु पर हॉरिजॉन्टल प्लेन, या वह प्लेन होता है जो इस बिंदु में से गुजरने वाली प्लेन सरफेस से स्पर्श करता है। ठीक है, यानी ये जो सरफेस है, इसी से अगर कोई लाइन गुजरेगी, इसी लाइन से, ठीक है, तो दो लाइन गुजरेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी या फिर क्या होगी आपकी वर्टिकल लाइन होगी। समझ गए, या फिर आपका, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हम लेबलिंग करते हैं वो दोनों प्लेन में करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन एज वेल एज वर्टिकल प्लेन। मोस्टली किस में करते हैं हम लोग, वर्टिकल प्लेन में करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होती है, यहाँ ऊंचाई चाहिए होती है, एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें उसकी ऊंचाई चाहिए होती है, तो इसलिए हम लोग जनरली किस में काम करते हैं, लेवल वर्टिकल लाइन, वर्टिकल प्लेन में काम करते हैं। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट आता है इसके अंदर, जिसके रेस्पेक्ट में आप सर्वे करोगे या कुछ भी करोगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आती है, वो कहलाती है आपकी डेटम। डेटम सरफेस और डेटम लाइन। डेटम सरफेस और डेटम लाइन यानी आधार समतल या फिर आपका आधार रेखा। आधार समतल या आधार रेखा, ये दो चीजें अब होती क्या है, देखो किसी भी चीज को मापने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, एक सरफेस होनी चाहिए, एक लेवल सरफेस हम मानेंगे पहले से कि हाँ ये मेरा एक लेवल सरफेस है, या इसके रेस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, अपना सर्वे करना है। सपोज इसका अगर एग्जांपल की बात लें हम, हाँ, तो डेटम सरफेस क्या है, डेटम यानी कि अब भाई आपको क्या कर दिया कि मैंने कह दिया कि एक सड़क बननी है, सपोज एक सड़क बननी है, उस सड़क यहां से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक बननी है, ये रहा बी पॉइंट, और ये देखोगे तो आपको किस इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से इंक्लाइंड है। लेकिन मुझे क्या करना है कि अपना मैंने इस निर्धारित कर दिया है कि मुझे जो सड़क बनानी है वो ऐसे बनानी है, ऐसे बनानी है ना। एक्चुअल में कैसी है सड़क, ऐसे, या तो इसी के ऊपर सड़क बना दो बिल्कुल ए से लेके बी तक, या फिर मैंने बता दिया कि आपको ये सड़क इतनी ऊंची बनानी है,
तो ये मैंने क्या, हेलो। एक सेकंड वेट करिए आप। रविंदर, बेटा अपने आपको म्यूट करो जरा। चलिए, तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे हैं डेटम सरफेस के बारे में। और डेटम लाइन के बारे में मैं आपको समझा रहा था कि डेटम लाइन को अगर हम देखते हैं, डेटम लाइन किस तरीके से काम करती है आपकी, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये तो यहाँ से आपको एक सड़क बनानी है, तो ये आप दिख रही है आपको लाइन कैसी दिख रही है, इंक्लाइंड दिख रही है, तिरछी लाइन दिख रही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सड़क एकदम समतल बने, कि एक ही बराबरी में बने, तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि सड़क बिल्कुल सर ऐसे बने, यहाँ बने, ए से लेके सी पॉइंट तक बनाओ हम सड़क, है ना, ये तो बनाएंगे, समतल बनाएंगे बिल्कुल। अब जब हमें समतल सड़क बनानी है आपको अपनी, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमने क्या करते हैं, निर्धारित कर दिया है पहले से ही कि आपका जो डेटम होगा, ठीक है, आपका जो लेवल सरफेस होगा, जो लेवल लाइन होगी, जिसके निर्धारित पे आप काम करोगे, स्वेच्छा से जो बनाओगे, सतह बनाओगे अपनी, उसी को, और वर्टिकल हाइट पे, वो क्या कहलाता है, आपका डेटम सरफेस कहलाता है। क्या कहलाता है ये, डेटम सरफेस कहलाता है। ठीक है, और ये डेटम सरफेस जो है भारत में 3 प्रकार के रखे गए हैं। एक तो ग्रेट टेक्निकल सर्वे और जीटीएस, या फिर आपका बेंचमार्क। तो इस पर जो है ये 3 तरह के डेटम सरफेस हो गए आपके, कौन कौन से, नंबर 1 हो गया जीटीएस, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। ये कब, ये वाला डेटा हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें बहुत हाई प्रिसाइज सर्वे करना होता है, यानी कि बिल्कुल कमी ही नहीं होनी चाहिए सर्वे में, तब हम लोग जीटीएस टाइप का, यानी कि सर्वे होता है, इस प्रकार के डेटम सर्फेस हम लोग यूज करते हैं, जीटीएस वाले। ठीक है, दूसरा कौन सा करते हैं हम लोग, बेंचमार्क मान लेते हैं। ये हम जनरली किसी भी टाइप के सर्वे में यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं तल चिन्ह। ठीक है, समझ में बात आ गई है। तो ये जो प्रकार हो गए आपके स्थापित, यानी किसी भी सर्वे को स्थापित करने के लिए, यानी आपको लेवलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपना क्या करना पड़ेगा, एक डेटम मानना पड़ेगा कि हाँ, मुझे कार्य अगर करना है, 2 चीजें अगर लेवल करनी है, तो मुझे ये लेवलिंग चाहिए, यहाँ तक ऊंचाई, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेवल करने के लिए इतनी मिट्टी लगानी है, इतनी मिट्टी काटनी है, वो आपको काम करना पड़ेगा। और ये हमने क्या करा, 2 टाइप के डेटम हो गए आपके, जीटीएस, और एक आपका क्या हो गया, ये आपका बेंचमार्क। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोग बेंचमार्क स्थापित करते हैं और जीटीएस करते हैं। जीटीएस मैंने आपको बता दिया है, जीटीएस मैंने क्या बताया आपको, जब भी हमें बहुत हाई प्रिसाइज सर्वे करना है, तब तो हम जीटीएस यूज करेंगे, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे यूज करेंगे। और अगर आपको जिससे लोकल सर्वे करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बेंचमार्क अपना मान लेते हैं पहले से ही। बेंचमार्क यानी कि मैंने मान लिया, सपोज करो कि ये एक एरिया है, एक ये एरिया है, मैंने एक पॉइंट मान लिया इस पे, यहाँ पे कहीं, कि इस पॉइंट का, इसकी जो सम मीन सी लेवल से, अब एक टर्म आएगी एमएसएल, मीन सी लेवल से जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी मैंने मान ली, 100 मीटर मान ली। तो अगर मैंने अपना बेंचमार्क कितना मान लिया है, कि यही मेरा क्या है, बेंचमार्क है, यानी कि यही मेरा डेटम सरफेस है, तो अब मैं चाहूंगा कि जितना भी ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, ये इस बेंचमार्क के रेस्पेक्ट में ही क्या करूं, उसको मैं लेवल करूं। इस बेंचमार्क कितना माना मैंने, 100 मीटर। ठीक है, कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं ये बात करेंगे। तो इसी रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अब इसको कैसे मानते हैं कि सर ये 100 मीटर क्या है, ये क्या होता है, ये सारी चीजें बात करेंगे। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि ये 100 मीटर कैसे नापा जाता है, आपने देखा होगा कभी कभी रेलवे ट्रैक से जब रेलवे में जाते हो, तो उसमें लिखा रहता है कि समुद्री तल से ऊंचाई। ठीक है, आपने पढ़ा होगा
समुद्री तल से ऊंचाई यानी कि आपका, या मध्य समुद्री तल से ऊंचाई, उसको बोलते हैं हम लोग मीन सी लेवल। क्या आता है आपका टर्म आती है वो मीन सी लेवल। तो ये हो गई आपकी समुद्री समुद्री तल से ऊंचाई। तो ये कैसे नापी जाती है? देखो, हमको ये होता है कि किसी भी एरिया में क्या होता है, बाढ़ आती है कभी, है ना, कहीं भी घर बनाया जाता है तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी ऊंचाई या इस जगह की ऊंचाई क्या हो। सपोज करो आपका गांव है, आपके गांव की सम एमएसएल लेवल कितना है, ये आपसे कुछ पूछने लगे, ठीक है, तो नेट पे देख सकते हैं आप लोग। तो उस एमएसएल लेवल को क्यों रखा गया वहां पे, वो ये बता रहा है कि समुद्री तल से जब कभी बाढ़ आएगी, कि समुद्र के नीचे के तल लेवल से, आपका समुद्री लेवल सी लेवल से आपके गांव की ऊंचाई इतनी है, ठीक है, तो आप इतनी ऊंचाई पर स्थित हैं, ठीक है। तो ये चीज ये आपको बता रही है कि जब भी कभी हम कोई चीज नापते हैं, हम किसी सी लेवल से नापते हैं, क्योंकि जब भी कभी बाढ़ आएगी तो हमें वही बताएगी कि आपका गांव जो है समुद्री तल से ऊंचाई पे इतने लेवल पर आ गया है, कि आप खतरे में या फिर आप लोग अभी सेफ जोन में, वो दोनों चीजें बताई जाती है। तो उसी प्रकार से अब ये मीन सी लेवल जो होता है, बेटा स्क्रीन से छिड़खानी मत किया करो। उसके बाद जो चीज आती है कि अब इसमें आता है कि समुद्री तल की ऊंचाई जो है, इसको कैसे निकाला जाता है, क्या रखा जाता है इसमें, ये देखना होता है, ठीक है। समझ गए बात को? एक सेकंड जरा होल्ड करिए आप। ठीक है बच्चों, तो अब ये हमारा जो भारत है, हमारा जो समुद्री मीन सी लेवल है, कहाँ से नापा जाता है? पहली बात तो ये आती है, पहले बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा जो मीन सी लेवल था, वो नापा जाता था आपका कहाँ से? वो नापा जाता था आपका, जो नापते थे कराची से, पाकिस्तान कराची से, बिफोर इंडिपेंडेंस। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग, जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया है, तो हमारा जो मीन सी लेवल कहाँ देखा जाता है, वो देखा जाता है मुंबई से। कहाँ से देखा जाता है? बॉम्बे से, ठीक है। इसी के रेस्पेक्ट में हमारा क्या होता है, इसी के रेस्पेक्ट में हम सारे डेटम मानते हैं अपने, इसी से रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, अपना बेंच मार्क मानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मीन सी लेवल क्या होता है, डेटम सरफेस क्या होता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर हम करेंगे किस तरीके से, लेवलिंग करते कैसे हैं, क्यों, किस तरीके से करेंगे, ये हम आपके सवाल, अब सामने सवाल ये आएगा। उसके लिए देखो क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी, एक तो टर्म आएगी आपके पास बीएस, इसको बोलते हैं बेंचमार्क, या इसको सॉरी, इसको बोलेंगे बैक साइड। बेंचमार्क तो बीएम हो गया ना, सॉरी, बैक साइड, इसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं बीएस, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है आपका पश्चावलोकन, ठीक है। पहले टर्म तो ये हो गई। दूसरी क्या हो गई आपकी? दूसरी आएगी आपकी एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ पॉइंट, बिंदु की उच्चता। तीसरा पॉइंट कौन सा आता है आपका इसमें? फोर साइड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफएस से, ठीक है। ये होता है आपका अब अग्रव आलोकन, अग्रव लोकन, ठीक है, ये हो गई। और चौथी चीज जो इसके अंदर आती है, वो आती है इंटरमीडिएट साइड, इसको बोलते हैं आईएस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग अंतरावलोकन, ठीक। ये चीजें बोली जाती है। अब ये तो मेन चीज हो गई आपकी। इसके बाद एक और दो तीन चीजें, पॉइंट एक और आता है, पांचवा पॉइंट इसमें, एलिवेशन को बोल देते हैं रिड्यूस लेवल भी, आरएल, ठीक है। और पांचवा पॉइंट आता है इसमें टर्निंग पॉइंट, टीपी, और चेंज पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं, चेंज पॉइंट, इसको बोल देते हैं सीपी। तो ये सब पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं, और इन्हीं के एस्पेक्ट में हम लोग क्या करते चले जाएंगे, अपना सरफेस जो है हम लोग लेवल करते चले जाते हैं। कैसे होता है?
एक हमारे पास लेवलिंग मशीन होती है, उस लेवलिंग मशीन में क्या मिलता है हमें, एक तो मिलता है हमें ट्राइपॉड, ये ट्राइपॉड मिलेगा, यहाँ आपकी लेवलिंग मशीन इसके ऊपर माउंट होगी, उसके साथ क्या मिलेंगे हमें, रीडिंग करने के लिए हमें क्या मिलेंगे, स्टाफ मिलेंगे, जिसपे हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग पढ़ेंगे। इन रीडिंग पे क्या होगा, मार्किंग लगी होगी नंबर्स की, ठीक है। मार्किंग लगने के साथ साथ क्या होगा, आप जब इन पर रीडिंग पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये फ्रेंच स्टाफ, क्रॉस स्टाफ, ठीक है, ये आपके रीडिंग के लिए मिलते हैं। आपको टेलीस्कोपिक स्टाफ भी आते हैं, ठीक है। इनके रेस्पेक्ट हम लोग क्या करते चले जाएंगे, अपना सर्वे करते चले जाएंगे। अब देखो कैसे बैक साइड क्या होती है, फोर साइड क्या होती है, और एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो है आपकी बेंचमार्क, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग तलह चिन्ह। ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझनी है कि बेंचमार्क आपको समझ में आ गया क्या होता है, बैक साइड समझना है, फोर साइड समझना है, एलिवेशन समझना है, आपको इंटरमीडिएट साइड समझना है, टर्निंग पॉइंट समझना है। ये सब चीजें हम लोग समझेंगे अब एक डायग्राम के माध्यम से। कैसे, देखो सपोज कि एक ये एरिया है, ये एक एरिया हो गया, आपने क्या किया, यहां पे अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट रखा, तो इसमें एक टर्म आती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या आती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये आपके जमीन के धरातल का लेवल है आपका। हमने एक पॉइंट पे यहां पे क्या करा, अपना क्रॉस स्टाफ रखा, आपने यहाँ पे रीडिंग पढ़ी। ये ध्यान रखना, हमारा सर्वे कहां चल रहा है, फ्रॉम पॉइंट A टू B चल रहा है। सर्वे की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम A टू B है, ये डायरेक्शन है सर्वे करने की। आप जब भी पहली रीडिंग लोगे, जो भी फर्स्ट रीडिंग ले रहे हो आप, ये ध्यान रखना, बैक साइड समझना क्या होगी, जहां भी आप इंस्ट्रूमेंट रखा है आपने, इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद जो भी आपका फर्स्ट रीडिंग होगी, ध्यान सुनना, जो भी आपकी फर्स्ट रीडिंग लोगे, कहां जा रही है, वो पीछे की तरफ जा रही है, तो वो रीडिंग क्या कहलाती है आपकी, बैक साइड। क्या कहलाती है आपकी, वो बैक साइड कहलाती है वो रीडिंग, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक क्या हो गया आपका, HI हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। समझ के बात को, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अब बात करोगे सर, जब ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें पता है, ये सब चीजें पता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो आपको पता होगी कितनी आ गई आपकी निकल के, तो हम बात करेंगे कि आपका क्या हो जाएगा, RL क्या हो जाएगा, RL हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट O पे, RL हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस बैक साइड। उस पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा, आपका अपना RL मिल जाएगा, रिड्यूस्ड लेवल, कि इस O पॉइंट पर आपकी समुद्री तल से कितनी ऊंचाई है, ठीक है। वो पहले ही आपको पता लग जाएगा। समझ में आता गई, क्लियर है। अगर आपको उस पॉइंट का RL दे रखा होगा, तो आप HI निकाल, BS निकाल के, सपोज करो कि इस पॉइंट का आपको RL दे रखा है, मैंने पहले बोल दिया कि इस पॉइंट का RL जो है 100.560 है। आप क्या करोगे, उसी पॉइंट पे अपना इंस्ट्रूमेंट रखोगे, बैक साइड पढ़ोगे क्रॉस स्टाफ पे, क्रॉस स्टाफ पे जैसे ही आपने बैक साइड पढ़ी, आपको मिल गई अपनी बैक साइड जो भी मिली XYZ, कुछ नंबर में मिलेगी 0.236 जो भी मिली, आपने क्या करा, 100 में से ये HI आपको निकालना, तो RL में से आप ये माइनस कर दोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चीजें लेके चलनी है, आपने करनी है, ठीक, क्लियर है आपकी इतनी चीजें। अगला पॉइंट जो आएगा कि आगे अगली रीडिंग जो पढ़ोगे इस पॉइंट पे, अब ये रीडिंग जो पढ़ोगे या तो ये इंटरमीडिएट साइट हो सकती है या फिर आपकी फोर साइट हो सकती है। अब कैसे पता लगेगा कि सर इंटरमीडिएट साइट कौन सी और फोर साइट, क्योंकि इंटरमीडिएट साइड भी आपकी आगे की तरफ मिलेगी, आपको फोर साइड भी आपकी आगे की तरफ मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, अगर जो भी आपकी इस जहां आपने पॉइंट अभी यहां रखा है इसको, यहां से अगर ये आपकी आखिरी रीडिंग है आगे की तरफ, यानी इंस्ट्रूमेंट कहां रखा है, O पॉइंट पे रखा है, O पॉइंट से इंस्ट्रूमेंट जब रखा है, तो यहां जब आप रीडिंग पढ़ रहे हो, अगर ये रीडिंग आखिरी है यहाँ पे आपकी, तब तो ये हो जाएगा आपका फोर साइड। क्या हो जाएगा आपका, ये फोर साइड। अगर ये आखिरी रीडिंग नहीं है इस O पॉइंट से, तो क्या बन जाएगा, ये आपका इंटरमीडिएट साइड बन जाएगा। और जो भी आपकी आखिरी रीडिंग होगी इस पॉइंट O पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो वो क्या होगी आपकी FS। तो फोर साइड और आपका इंटरमीडिएट साइड में आपको डिफरेंस समझना है कि इंटरमीडिएट साइड तो होगी जो भी आपकी बीच की रीडिंग होती है, ठीक है, वो तो हो जाएगी आपकी इंटरमीडिएट साइड। और जो सबसे आखिरी रीडिंग पढ़ी जाती है, सबसे लास्ट रीडिंग,
ये इंस्ट्रूमेंट आपका एक ही जगह पे रखा है ना। जब इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तब हम बात करेंगे, फिलहाल तो एक ही पॉइंट पे रखा है ना। तो इस पॉइंट पे जब इसका एक ही बार एक ही चीज पढ़ी जा रही है, एक ही जगह पे रखा जा रहा है, तब ये क्या कहला रहा है आपका फोर साइट कहला रही है आखिरी वाली रीडिंग, और बीच वाली रीडिंग क्या कहला रही है आपकी इंटरमीडिएट साइट। और जो सबसे पहली रीडिंग ली थी हमने इंस्ट्रूमेंट पर रखते ही, तो आपको दिमाग में क्लिक किया गया कि इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद जो सबसे पहली रीडिंग हम पीछे की डायरेक्शन में ले रहे हैं वो होगी आपकी बैक साइड। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। और बाकी जब डायरेक्शन आगे की तरफ बढ़ती रहेगी तो वो क्या होगी आपकी फोर साइड हो जाएगी। ठीक है, ये आपको आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए इतनी चीज आपके दिमाग में। समझ गए बात को। अब बात आती है कि अगली चीजें कैसे निकालोगे, चेंज पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या है। जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट यहां से उठाओगे, उठा के दूसरी जगह पे ले जाओगे यहाँ पे, अब इंस्ट्रूमेंट यहां से उठा लिया आपने, यहां ले आए हो दोबारा से, तो आप दोबारा क्या करोगे, दोबारा इंस्ट्रूमेंट यहां रखोगे, और जो ये लास्ट रीडिंग आपने पढ़ी थी यहाँ पे जब इंस्ट्रूमेंट रखा था, इसकी ये रीडिंग क्या थी आपकी फोर साइड थी, है ना। अब दोबारा क्या करोगे, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखोगे, दोबारा से यहीं पे स्टाफ रखोगे, और यहाँ जो रीडिंग लोगे पहली, अब यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद ये जो फोर साइड थी क्या बन जाएगी आपकी बैक साइड बन जाएगी, क्योंकि पीछे की तरफ आप क्या करोगे क्रॉस चेक करोगे। तो यही पॉइंट क्या बन जाएगा आपके लिए, बन जाएगा टर्निंग पॉइंट, यानी कि सीपी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका सीपी, यानी कि चेंज पॉइंट बन गया आपके लिए। क्या बन गया आपके लिए, ये चेंज पॉइंट बन गया। और आगे ऐसे की तरह आप सर्वे करते चले जाओगे। आगे ये पीछे वाली रीडिंग इस इंस्ट्रूमेंट से रखोगे तो बीएस हो जाएगी, आगे क्या हो जाएगी आईएस हो जाएगी, फिर सोन लास्ट रीडिंग क्या हो जाएगी आपकी फोर साइट हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग इकट्ठी करते हैं, और हर पॉइंट का क्या करते हैं कि सपोज करो कि इस पॉइंट पे रखा तो यहाँ पे कितना आरएल आया, यहाँ पे रखा तो कितना आरएल आया। तो हमें क्या करना है, अलग अलग स्टेशन पॉइंट पे अपने अलग अलग क्या निकालने हैं, रिड्यूस निकालनी है, यानी कि उस पॉइंट की उच्चता निकालनी है। ये पॉइंट धरातल से यानी कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है। जब हमें वो सब मिल जाएगा, अब बात करो कि सर क्रॉस स्टाफ में रीडिंग कैसी होंगी। बेटा रीडिंग जो होंगी वो ऐसे ही होंगी, पॉइंटों के फॉर्म में, एमएम में होगी। आपकी 1 मीटर हो गई, 1.25 हो गई, 1.35 हो गई। तो आप बोलोगे सर ये 100 कैसे आ रहा है। बेटा 100 इसलिए आ रहा है कि बेंचमार्क क्या करेंगे हम लोग पहले ही मान लेते हैं। बेंचमार्क मान लिया हमने 100 है अपना, है ना। बेंचमार्क आपको पहले से ही पता होगा आपका, उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते रहते हैं जो आपकी क्रॉस स्टाफ की रीडिंग होती है। तो वो जो 100 है 200 है वो क्या हो दे रहा है हमें, ऑलरेडी डेटम सरफेस हमें समुद्री जल से ऊंचाई दिया है, इसलिए 101.34 ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें इतना रखो, और बाकी जो बची हुई चीजें हैं लेबलिंग की वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को। थोड़ा टिपिकल सा टॉपिक है लेबलिंग, अगर थोड़ा देखोगे इसको समझ में आएगा। हाँ बोलो, किसी बच्चे को डाउट है कोई। सर हाँ बोलो सर हाँ बोलो सर ये कह रहे हैं जो हमारा मतलब जो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का कोई डिस्टेंस होगा कि नहीं, मतलब इधर मतलब कुछ दूरी है कि इतने बार में इतना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, मतलब 2 बार रखें या 3 बार रखें, ये कोई डिस्टेंस नहीं बेटा, ये ऐसा है? होता है कि आपने किसी जमीन पे आप इंस्ट्रूमेंट रख रहे हो, तो आप कोशिश ये करोगे कि अगर ये जमीन इस तरीके की है, तो यहाँ से बाद अगर अचानक से कोई बहुत नीचे चला जाए, तो अपना हम पार्ट बांट लेंगे कि यहाँ से लेके मैं सिर्फ यहीं तक रीडिंग अपने यहाँ इंस्ट्रूमेंट रख दूंगा, और इतने ही पार्ट में क्या करूंगा, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की रीडिंग लूंगा एक बार में। उसके बाद मुझे पता है कि हमारी जमीन क्या हो रही, थोड़ी और नीचे की तरफ जा रही है, तो अब इस पॉइंट से मैं सारी रीडिंग नहीं ले पाऊंगा, तो अब मैं क्या करूंगा, अपना पॉइंट स्टेशन पॉइंट क्या करूंगा, चेंज करूंगा। तो यहाँ से उठा के स्टेशन पॉइंट दोबारा यहाँ ले जाऊंगा, ताकि मैं इस तरीके से आगे चलता रहूं। तो जिस आप ये सहूलियत होती है इंस्ट्रूमेंट की कि आप कितनी आसानी से एक जगह पर जो है रीडिंग ले सकते हैं। ये पॉइंट हम लोग बदल सकते हैं, कोई फिक्स डायमेंशन नहीं होती कि इसी 5 मीटर तक करोगे, फिर 5 के बाद 10 में करोगे। ये जैसी जगह होती है सर्वे करने के लिए मिलती है, जिस जगह पे आप आराम से रीडिंग ले सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग अपना इंस्ट्रूमेंट लगाते हो। ठीक है, मतलब सर तल के ऊपर ही डिपेंड करता है सर। इसके ऊपर तल के ऊपर सर। हाँ तल के ऊपर डिपेंड करेगा आपका, जैसा जमीन आपको मिलेगी। अगर बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ मिलेगी तो आप छोटे छोटे पार्ट में बांटोगे उसको। अगर थोड़ी जमीन एकदम प्लेन मिलेगी, उसके बाद फिर उबड़ खाबड़ मिलेगी, तब उसको हिसाब से बांटा जाएगा। ओके, थैंक यू सर। चलो बेटा, 40 मिनट वाला टाइम पूरा होने वाला है। वैसे ही मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा ग्रुप में आपके यूट्यूब पे, तो देख लेना। बाकी जैसे समय मिलता है इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। 2 टॉपिक बचे हैं आपका, प्लेन टेबल और लेबलिंग। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए एमसीक्यू की। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अगले हफ्ते से आपके टेस्ट लेने की, उसी जो मैंने क्वेश्चन दिए उन्हीं में से लूंगा। तो उनको याद करिए, समझिए, जैसे करना करिए। ठीक है।
चलिए